अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। हम लोग पार्टिसिपेंट्स का वेट कर रहे थे, अब स्टार्ट करते हैं इसको। I welcome you all to our webinar, All You Need to Know About CSS. This webinar is a continuity of our CSS mentorship program. Last week there was the introductory webinar in which our mentors introduced themselves and shared their CSS experience. If you have not joined that webinar, you can visit our YouTube channel, Tabir Academy Official, and check out that webinar. For those who haven't attended any of our webinars before, I would like to introduce you to this platform. Tabir Academy is an e-learning website which was launched in 2016. Since then, it has been fulfilling its promise to produce high achievers in every course it offers. Tabir provides courses for entry tests and competitive exams such as CSS, PMS, PPSC, MDCAT, ECAT, NAT, GAT, and NTS. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सवाल ये होगा कि ताबीर एकेडमी में ऐसा क्या डिफरेंट है जो कि बाकियों में नहीं है, जो कि बाकी इस तरह के सिमिलर प्लेटफॉर्म से क्या डिफरेंट है ताबीर एकेडमी में। वेल, आई हैव द आंसर फॉर इट। ताबीर एकेडमी का लर्निंग बॉक्स फीचर इसे बाकी तमाम सिमिलर प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ करता है। लर्निंग बॉक्स आपके कॉन्सेप्ट को तब तक टेस्ट करता रहता है जब तक कि आप उसको सही से याद नहीं कर लेते। टेस्ट आर हेल्ड ऑन द वेबसाइट आफ्टर ईच टॉपिक. These tests are multiple choice questions as well as short questions based. Once you get an answer wrong, you will be immediately directed towards the learning box for the revision of the concept. अब हम अपनी मेंटोर की तरफ चलते हैं, मिस फातिमा क़य्यूम, असिस्टेंट कमिश्नर IR, जिन्होंने अपना CSS 2017 में क्लियर किया था। आप लोगों की जो भी क्यूरीज, जो भी क्वेश्चंस हों, वो आप हमें चैट में बता सकते हैं। And after Fatima has completed her lecture, she will answer all of your questions. Miss Fatima, please continue. Assalamu alaikum, Isha, and everyone. Can you hear me? Just confirm me so that I can continue. Yes, we can hear you. Okay. Assalamu alaikum, everybody. मैं सब्जेक्ट सिलेक्शन CSS के ऊपर एक ये लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया है और मैं चाह रही हूँ कि क्योंकि इनिशियली काफ़ी बच्चों को ये मसला आता है CSS के, जब भी जो इनफैक्ट ये एक फर्स्ट स्टेप है सब्जेक्ट सिलेक्शन का CSS में, जब भी आप इस जर्नी पर आप अपना पहला कदम रखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके सब्जेक्ट्स कैसे कौन कौन से होने चाहिए। और मोस्टली जो आई हैव फेल्ट के लोग जब गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, दैट बिकम्स द रीजन बिहाइंड देयर फेलियर एंड देन दे आर अनएबल टू कंटिन्यू देयर जर्नी और इट डज हैव एन इफेक्ट। अच्छा, पहली चीज़ तो मैं थोड़ा सा जो है ना जो है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। सब्जेक्ट्स का मतलब मेरे ख्याल में आप सब लोगों को पता ही होगा जो CSS कर रहे हैं कि मोस्टली जो है स्टूडेंट्स जो है वो इस वक्त उनको इतना आइडिया है कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं कि बेसिकली 200 मार्क्स का 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं 100 मार्क्स ईच, सॉरी 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं 100 मार्क्स ईच और फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। इसमें से मोस्टली जो होता है ये कॉम्बो बनता है कि 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता है और एक 100 मार्क्स के बाकी 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, अब 200 मार्क्स का जो सब्जेक्ट होता है उसमें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है और कंप्यूटर साइंस आता है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री भी आ जाते हैं 200 मार्क्स के, वो दूसरे ग्रुप में है लेकिन वो भी 200 मार्क्स के बेसिकली यही समझ लें कि 6 to 7 सब्जेक्ट्स हैं और बाकी जो है तकरीबन 100 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो मोस्टली यही कॉम्बो बनता है कि 200 मार्क्स का एक स्टूडेंट से एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं और बाकी 100 मार्क्स ईच के 4 सब्जेक्ट्स वो दूसरे करे, तो टोटल 600 मार्क्स के आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बन रहे होते हैं। उसमें मैंने अब कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं जो मेरे ख्याल में बताना बहुत ज़रूरी है, बहुत बेसिक है। बाकी तो जैसे ही आप सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं और फिर हर सब्जेक्ट को आप डिफरेंटली उसकी अप्रोच रखते हैं और हर सब्जेक्ट को ही पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है और थोड़ा सा आपको एज मच एज यू आर जनरल अबाउट CSS उतना ही आपको एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होके पेपर अटेम्प्ट करना पड़ता है।
अच्छा, पहली चीजें मैं अब, इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन, और इफ यू वांट टू जस्ट लिसन देन इट्स अप टू यू। कुछ चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं सब्जेक्ट चूज करने से पहले। तो सबसे पहले जो आए स्ट्रांगली बिलीव वो है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। अगर आपने फिजिक्स में मास्टर्स किया है, आपने केमिस्ट्री में मास्टर्स किया है, आपने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में आपकी जो आपने मेजर था आपका यूनिवर्सिटी में अंडरग्रेड का या मास्टर्स का, या आपने पॉलिटिकल साइंस का आपका बैकग्राउंड है, क्योंकि काफी बच्चे जो है वो सीएसएस करना चाहते हैं तो वो दे आर लाइक वेरी श्योर लाइक 4 to 5 years बिफोर तो पॉलिटिकल साइंस रख लेते हैं। बाकी अगर आपने ये मतलब आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो आपके जो स्पेशली 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है, इट शुड बी रेलिवेंट टू दैट। मोस्टली आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। अगर आपका साइंसेज का है तो यू शुड बी मोर टिल्टेड टुवर्ड्स साइंसेज सब्जेक्ट्स, और अगर आपका अकाउंट्स एंड ऑडिट की तरफ है और बिजनेस सब्जेक्ट्स हैं तो आपको बिजनेस एड और अकाउंटिंग का, और ये एक तरह सा कॉम्बो बना के मर्केंटाइल लॉ के साथ ये आपको एक कॉम्बो बना के चलना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वही सब्जेक्ट्स रखो जो जिसकी आपकी एजुकेशन हो, बजाय कि आप एक न्यू सब्जेक्ट जिसका आपको पहले पता भी नहीं है और आप उसमें जाओ। आपकी जो बेसिकली सीएसएस का पेपर में अक्सर ये होता है, एटलीस्ट ये मेरे साथ हुआ, कि मुझे जो भी मैंने तैयारी की थी मुझे भूल गया और मुझे 4-4 साल पुरानी बातें याद आ रही होती थी। अच्छा, मैंने इस क्लास में ये बात याद की थी, हाँ ये ठीक है, आई कैन राइट ऑन इट। तो ये भी होता है क्योंकि आपके तकरीबन 6 दिन होते हैं और आपके मोस्टली जो है बच्चों के लिए यही होता है 6 days होते हैं और 12 एग्जाम्स होते हैं। उसमें यू एक्चुअली फॉरगेट एवरीथिंग एंड यू आर अनेबल टू रिवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स, और एंड यू आर स्लीप डिप्राइव्ड एंड व्हाट नॉट। तो उस टाइम पे बेसिकली बंदे का जो है ना वो होश ही उड़े हुए होते हैं, तो उस टाइम आप बिल्कुल ही एक नाइव माइंडसेट के साथ, और आपको जो वाकई 4 years का जो आपका पहले बैकग्राउंड होता है या मास्टर्स किया होता है आपने, वो चीजें आपको फिर दे कम बैक। बेसिकली द नॉलेज दैट यू हैव एब्जॉर्ब्ड ओवर द इयर्स वही एक आपके परसिस्ट करता है इन योर सीएसएस एग्जाम। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी सब्जेक्ट्स चूज करें वो आपने पहले पढ़े हुए हों और आपके लिए वो नए ना हो। सेकेंड चीज जो आपने जरूर कंसिडर करनी है वो है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है लेकिन आपको एक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जो अगर जिनका फॉर एग्जांपल मैथ्स का बैकग्राउंड था, जस्ट फॉर इंस्टेंस, लेकिन उन लोगों ने जो है उनका इंटरेस्ट था इंग्लिश लिटरेचर में और वो शेक्सपियर की किताबें 10 पढ़ी हुई उन्होंने और हैमलेट पढ़ा हुआ हो और मैकबेथ पढ़ा हुआ हो, तो वाई तो उनका इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा है कि और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक सब्जेक्ट को इतना है कि वो इंग्लिश लिटरेचर चूज कर सकते हैं, जो बहुत रिस्की सब्जेक्ट मैं कंसिडर करती हूँ सीएसएस में। लेकिन सिंस दे लाइक इट एंड दे नो इट तो दे कैन गो फॉर इट, क्योंकि ऑब्वियसली इफ यू आर गुड इन इट, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपका इंटरेस्ट एक चीज में डेवलप हुआ हुआ है और आपने उस पर पढ़ा है, तो वाई नॉट गो फॉर इट। कुछ लोग होते हैं हु आर रियली इनटू समथिंग, और जब उनका फॉर एग्जांपल कुछ मेरे लिए इन माय सेंस मेरी ये था कि मैंने जेंडर स्टडीज इतना पढ़ा नहीं हुआ था जब मैंने अपना सीएसएस किया, लेकिन मेरा जेंडर स्टडीज में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था और मैं ओवर द टाइम मैं इस पे बुक्स भी पढ़ती रही थी, फेमिनिज्म पे एंड ऑल दैट, वुमेन राइट्स पे। तो मेरा वो, और उसमें मैंने बड़ी वीडियोस और मूवीज, और वो मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा था कि मेरे लिए जेंडर स्टडीज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था उस ग्रुप में कि मैं आई वाज लाइक ये मैंने रखना है क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। तो आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, तभी आप जो है वो एक चीज को उसका बेस्ट अपना पुट कर सकते हैं। और एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर है, जो थर्ड फैक्टर मैं कहूँगी, वो है कि कितना आसान है एक सब्जेक्ट को तैयार करना। उसमें इंटरेस्ट भी आ जाता है, उसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड वाला फैक्टर भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे लिए मैं हर चीज को अपने पर्सपेक्टिव से ही बताऊंगी कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में यूएस हिस्ट्री भी पढ़ा हुआ था, एक फ्री इलेक्टिव लिया था, और मैंने जो है यूरोपियन हिस्ट्री भी पढ़ा हुआ था। तो जब मुझे डिसाइड करना था कि मैं यूएस हिस्ट्री रखूं या यूरोपियन हिस्ट्री रखूं, तो मतलब मैंने यूरोपियन हिस्ट्री को चूज किया, सॉरी यूएस हिस्ट्री को चूज किया इनिशियली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो कंसाइज है और उसको टाइम प्रिपेयर करने में कम लगता है, बजाय कि यूरोपियन हिस्ट्री जो बहुत लेंथी है और उसको करने में मुझे देर लगेगी। और जाहिर है आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, आपके पास 12 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप हर चीज को तो इतना टाइम नहीं दे सकते। तो ये भी आपने माइंड में रखना होता है कि किसी सब्जेक्ट को तैयार करने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है और आपके लिए वो कितना आसान है। अच्छा, और एक चौथा बड़ा जो मैंने पॉइंट आउट किया है वो फैक्टर ये है कि
कंटेंट कितना अवेलेबल है मार्केट में। अब फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा सब्जेक्ट रख रहे हो जिसका आपको कंटेंट ही नहीं मिल रहा। अब फॉर एग्जांपल इसी से एक रेलेवेंट एग्जांपल दूंगी कि जेंडर स्टडीज जब नया नया आया था 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसके पहले उस पर कोई कंटेंट नहीं अवेलेबल था किसी के पास भी। तो एवरीबडी वाज जेंडर स्टडीज शौक से रख तो लिया उन्होंने कि जनाब न्यू सब्जेक्ट है तो लेट्स गो फॉर इट, लेकिन कंटेंट था ही नहीं। तो तभी लेक्चर्स हो रहे थे, एवरीबडी वाज लाइक, जिन लोगों का बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था जेंडर स्टडीज में, उन्होंने जब रखा तो उनके नंबर बहुत कम आए। फेल तो आई गेस उस साल रेयरली कोई हुआ था क्योंकि न्यू सब्जेक्ट था, तो वो एक जो स्कोरिंग ट्रेंड था वो बड़ा एप्रिसिएशन मतलब अप्रिशिएट करना चाहते थे कि आप न्यू सब्जेक्ट्स रखें। लेकिन तब इतनी ज्यादा हैपहैजर्डनेस हुई हुई थी कि ज्यादातर लोगों के पास कंटेंट ही नहीं अवेलेबल था, तो उन्होंने एक दो तीन चैप्टर्स पे ही स्ट्रेंथ अपनी रखी हुई थी। और पहले जो दो तीन चैप्टर्स थे ना, जो पार्ट्स थे उसके जेंडर स्टडीज के, वो किसी ने भी नहीं अटेम्प्ट किया। मेरे ख्याल में अभी तक भी जो लोग जेंडर स्टडीज रख रहे हैं वो उसके फर्स्ट टू पार्ट्स को मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो उस पे कंटेंट अभी तक भी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी टफ। और मेरे ख्याल में जो लोग आप लोगों में से जो भी जिन्होंने रखा हुआ है जेंडर स्टडीज, वो भी डाउटफुल होंगे अबाउट दोज फर्स्ट टू पार्ट्स। अच्छा, एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो मेरे लिए और ज्यादातर स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो वाकई दे आर इनटू स्टडिंग सीएसएस, वो होता है पैटर्न ऑफ पास्ट पेपर्स, कि किस तरह के पास्ट पेपर्स आते रहे। अब फॉर एग्जांपल आईआर का जो सब्जेक्ट है उसके पास्ट पेपर्स में आप देखें तो आपको कोई पेपर या एक जैसा नहीं नजर आएगा, कोई रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे, हर साल नई तरह के पेपर होगा, नए क्वेश्चंस होंगे, एवरीथिंग इज सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ द बुक। अब पॉलिटिकल साइंस का ये है कि आपने प्लेटो, एरिस्टोटल और ये 5-6 फिलोसफर याद किए हुए हैं, आप में से एक जरूर आएगा उनमें से जो बेसिक और बहुत ही जो समझ लें कि बेसिक फिलोसफर जो 5-6 आप याद करते हैं उनमें से एक पे जरूर क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन आईआर में ऐसा नहीं होगा। तो आपको ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में ये पहले आपके लिए बड़ा जरूरी होना चाहिए कि पास्ट पेपर्स में जो सब्जेक्ट्स रख रहे हो, तो आपको ये यू शुड एक्सपेक्ट कि इसका आईआर का पेपर अब नेक्स्ट टाइम जो आएगा वो जरूरी न्यू होगा। मतलब ये नहीं है कि आपको रिपीट। और पॉलिटिकल साइंस का फॉर एग्जांपल रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, बार बार कार्ल मार्क्स पे, वही उसी तरह का पेपर आएगा। मतलब दैट इज हाउ नॉर्मली वी ऑब्जर्व थिंग्स एंड हाउ वी एस्टैब्लिश अ माइंडसेट अबाउट समथिंग। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप पास्ट पेपर सारे देखें, तकरीबन 10 years के, टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि ये सब्जेक्ट कैसा है। और बाकी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बहुत ही जिसकी हाइप है, और इनफैक्ट समटाइम्स आई बिलीव दैट इट इज ओवर हाइप्ड, वो है स्कोरिंग ट्रेंड, कि कौन सा सब्जेक्ट जो हाई जा रहा है और कौन सा लो स्कोरिंग सब्जेक्ट जा रहा है। ये है ओवर हाइप क्योंकि स्टूडेंट्स इससे अपना पूरा ही सारे सब्जेक्ट्स चेंज कर देते हैं कि ठीक है इसमें ज्यादा नंबर आएंगे, इसमें कम नंबर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह लैंग्वेजेस कह सकते हैं, पंजाबी वगैरह, ये बहुत हाई स्कोरिंग रहे, मोस्टली दे आर हाई स्कोरिंग। मतलब पंजाबी का मैंने नहीं देखा कि किसी भी साल लो स्कोरिंग रहा हो। पेपर थोड़े आजकल अब जो रिसेंटली थोड़े चेंजिंग मतलब थोड़े चैलेंजिंग आ रहे हैं, लेकिन होता पंजाबी हमेशा हाई स्कोरिंग रहा है। तो वी वुड एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी वो प्रोबेबली हाई स्कोरिंग ही होगा। और पेपर्स के अलावा और लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल एज मच एज आई अंडरस्टैंड कि सोशियोलॉजी मैंने रखा है अपनी अटेम्प्ट्स में, तो मेरे नजदीक सोशियोलॉजी में मेरे तीनों बार आई बेयरली पास्ड एंड गॉट द मिनिमल नंबर्स। तो ये है कि सोशियोलॉजी देयर आर हाई चांसेस कि सोशियोलॉजी में आपके नंबर ज्यादा नहीं आएंगे। तो इस तरह कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका स्कोरिंग ट्रेंड आपने जरूर देखना है कि ये हाई स्कोरिंग है या लो स्कोरिंग है। अच्छा, और एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप जो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रख ली है, तो उसके साथ आप लॉ के जब पार्ट में जाएंगे तो उसमें आप क्या सब्जेक्ट रख रहे हैं, आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी है उस सब्जेक्ट जो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है, क्या आप जो दूसरे सब्जेक्ट्स रख रहे हैं क्या उनके आपस में कोई कंपैटिबिलिटी है, कुछ सेंस बन रही है, आर यू मेकिंग समथिंग। मतलब आपका जो एक सब्जेक्ट हो ना वो एक सॉर्ट ऑफ अ ग्रुप की फॉर्म में हो। अगर वो कंपैटिबिलिटी नहीं, अब अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रख रहे हैं और इधर से आप आई डोंट नो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रख रहे हैं, तो इट डजंट मेक सेंस, उसकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं बनती। तो मोस्टली आई वुड सजेस्ट जो लोग रख रहे हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, आई वुड सजेस्ट देम कि आप साथ में मर्केंटाइल लॉ रख लें, बिजनेस एड रख लें। तो ये दिस वुड ऑल ऑफ दिस वुड मेक्स अ लिटिल सेंस कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड इट इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स।
बजाय कि आप बिल्कुल ही एक कॉन्ट्रास्टिंग सब्जेक्ट्स रख रहे हो। अच्छा, एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, जो लास्ट फैक्टर जो मैं आपको बताने लगी हूँ, वो है टारगेटेड सब्जेक्ट्स वाली अप्रोच। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो टारगेट होने होते हैं, लेकिन और अच्छा, ये सबसे बात बात सबसे बड़ी बात ये है कि हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते इस साल कौन सा सब्जेक्ट टारगेट हो रहा है। कंपल्सरी तो हमने रखने ही रखने हैं, कभी इस्लामिया टारगेट हो जाते हैं, इंग्लिश तो होता ही है टारगेट, और अब तो खैर मेरे ख्याल में कंपल्सरी सब्जेक्ट्स तो सारे ही टारगेट होते हैं। कभी जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी हो जाता है, इस पिछले साल नहीं हुआ था, लेकिन अब यू नेवर नो कि नेक्स्ट ईयर इस्लामिक स्टडीज में अच्छे नंबर आने लग जाए लोगों के, और जनरल साइंस एंड एबिलिटी में फेल करने लग जाए, तो वो आपको कोई नहीं, बस आपने उस जो आप फॉर एग्जांपल 2020 के अटेम्प्ट में, सॉरी 2022 के अटेम्प्ट में ये हुआ था कि पाक अफेयर्स पे जिस सबके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, पाक अफेयर्स में किसी के नंबर नहीं है, किसी के 17 आ रहे हैं, किसी के 18 आ रहे हैं, तो आपको कोई पता नहीं होता वो कौन से सब्जेक्ट्स टारगेट हो रहे हैं। लेकिन मैटर तब करता है जब वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे आते हैं, कि अगर आपका सब्जेक्ट टारगेट हो गया तो आप उस वक्त क्या करेंगे। अब आपने फॉर एग्जाम्पल किसी के कहने पे आपने कोई एक सब्जेक्ट रख ली है और उसी साल टारगेट हो गया, और आपका उस पर बैकग्राउंड भी नहीं है, आपका सॉर्ट ऑफ इतना इजी सब्जेक्ट भी नहीं था, आपने उसको टाइम भी दिया, लेकिन वो टारगेट हो गया, और आपकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी एजुकेशनल बैकग्राउंड, यू कुडंट बैक इट अप, आप उसको पास नहीं कर सके, क्योंकि उस साल उसमें स्कोर करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस साल वो सब्जेक्ट टारगेट हो गया, उस साल आपने सिर्फ उसको पास करना होता है। जब आपको पता चल गया कि आप आके बैठ गए हो और आपके सामने एक गंदा पेपर आ चुका है, एंड यू आर लुकिंग एट अदर स्टूडेंट्स की अब मैं क्या करूं, कि एवरीबडी इज लुकिंग एट ईच अदर कि ये क्या पेपर आ गए, तो उस टाइम आपने उस पेपर को सरवाइव करना होता है। तो ये जरूरी है कि कोई भी मैं टारगेटेड सब्जेक्ट्स, अक्सर लोग कहते हैं कि ये टारगेट होगा, ये मत रखो, ये टारगेट, ये आप कुछ नहीं कह सकते, इतना अनएक्सपेक्टेड हो गया अब सीन कि कोई भी सब्जेक्ट किसी भी टाइम टारगेट हो सकता है। अब सीएसएस आई बिलीव कि ओवर फ्यू इयर्स, लास्ट फोर्थ, क्योंकि मैंने 2017 की अटेम्प्ट दी थी, और 2022 जो अब 2023 अब लास्ट ईयर का पेपर है, तो मैं अगर उनको कंपेयर करूं, और जो स्कोरिंग ट्रेंड है, अब सीएसएस इज वे मोर डिफिकल्ट देन व्हाट आई डिड इन 2017, तो मे बी आई थिंक दैट आई माइट नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अगर मैं कोई नेक्स्ट अटेम्प्ट देती हूँ तो मैं आई माइट नॉट बी एबल टू पास, बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट ओवर द टाइम कि आपको कोई नहीं पता होता कौन सा सब्जेक्ट टारगेट हो रहा है। मैं एक सब्जेक्ट रख लूँ, वो टारगेट हो जाए, उसमें उसमें आपके नंबर, तो ये आई थिंक ये कंसिडर टारगेटेड सब्जेक्ट्स वाली अप्रोच इतनी आप कंसिडर ना करें, क्योंकि आपको कोई पता नहीं होता। तो लेकिन ये है कि आपने सब्जेक्ट को एटलीस्ट इतना तैयार करना है कि अगर वो टारगेट कर दिया जाता है उस साल, तो आप उसको पास कर लें। तो इसलिए आप, जो मैंने पहली दो बातें की थी, कि आपका इंटरेस्ट और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत जरूरी है, ताकि आप सरवाइव कर सकें एक सब्जेक्ट टारगेट हो जाता है। अच्छा, ये कुछ चीजें थी जो मैंने आई बिलीव के बड़ी जरूरी थी कि आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करने से पहले ये सारे चीजें अपने माइंड में रखें। बाकी एक दो चीजें आप बस अवॉइड करें सब्जेक्ट सिलेक्शन में। एक तो ये है कि आप ट्रेंड को ना फॉलो करें कि अकेडमी ये सब्जेक्ट ऑफर करा रही है तो इसलिए मैं ये रख रहा हूँ कि सब अच्छा ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जांपल जब मेरा टाइम था तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सब्जेक्ट रखना था, एक तो मैंने पढ़ा हुआ था, ऊपर से मुझे इंटरेस्ट भी था, लेकिन वो अकेडमी नहीं ऑफर कर रही थी। तो आई वाज लाइक कि मैंने अब रखना तो है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन अकेडमी ने बहुत, मेरी जिससे मैं पढ़ी उन्होंने कहा कि एक तो हम ये सब्जेक्ट पढ़ा नहीं रहे, और सेकेंडली ये है कि आप ट्रेंड नहीं है, आप मत पढ़ें। ऐसा नहीं होता कि जो सब्जेक्ट ट्रेंड में हो वो जरूरी है कि उसके नंबर कम आए या ज्यादा आए, ये फैक्टर नहीं होता, लेकिन इनफैक्ट इजी हो जाता है कि ट्रेंड में चल रहा हो तो क्योंकि उस पर कॉन्टेंट अवेलेबल होता है मार्केट में। लेकिन अगर आपको एक इंटरेस्ट ही नहीं है एक सब्जेक्ट में, डोंट गो फॉर इट, और कोई पता नहीं कि ड्यू टू द ट्रेंड वो सब्जेक्ट टारगेट होता है। और दूसरी ये बात, अक्सर लोग दोस्तों को देख के कि मेरे दोस्त रख रहे हैं तो मैं भी ये रख लूंगा, ये गलती ना करें। जस्ट डू व्हाट यू बिलीव कि आपको ये सही सब्जेक्ट है एंड यू कैन हैंडल इट। और एक दूसरी गलती सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में जो बहुत लोग करते हैं, और टोटल सीएसएस में ये लोग बड़ी, मेरा ये एक्सपीरियंस है ओवर ओवर द 5 to 6 years ऑफ सीएसएस के, आप कभी भी दूसरों के नोट से पहले तो पढ़े नहीं। हम हमेशा क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हम एक बंदे ने टॉप किया सीएसएस, हम उसके नोट्स मिल जाए तो वी विल बी लाइक द विनर्स, कि हम भी टॉप कर जाएंगे। ऐसे नहीं होता, कभी भी आप किसी के नोट से पढ़ नहीं सकते। मैंने देखा है कि
लोगों को जितने भी अच्छे नोट्स दे दिए जाएं, वही टॉपर्स होते हैं, वही कामयाब होते हैं सीएसएस में, जो अपने नोट्स खुद बनाते हैं। जो दूसरों के नोट्स से आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन व्हाट नॉलेज इज आउट देयर, आपके पास कंटेंट हर जगह अवेलेबल है। तो आपके लिए किसी के नोट्स, इवन कि वो टॉपर भी है, तो वो बस आपके लिए नोट्स ही हैं। आपने जो उससे एब्जॉर्ब करना है, आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आपने उसके मुताबिक करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप दूसरों के नोट्स की बेसिस पे आप सब्जेक्ट सिलेक्ट ना करें। अपने नोट्स बनाएं सबसे पहले, और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अपनी लैंग्वेज में उसे लिखें, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। बाकी मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट्स पे थोड़ा स्पेसिफिक होके बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल जो मैंने ये चीजें भी बता दी, और बाकी मैं थोड़ी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे आती हूँ। अब फॉर एग्जांपल 200 मार्क्स के जो सब्जेक्ट हैं, मैं अब आई विल ट्राई टू मेक अ ग्रुप आउट ऑफ दिस, और थोड़ी मैं प्रेफरेंस बाय प्रेफरेंस में आप लोग को बताना चाहूंगी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, एंड यू हैव ऑप्शंस लाइक अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। दीज आर द ओनली सब्जेक्ट्स यू हैव जो 200 मार्क्स के, और मोस्ट प्रोबेबली आपको इससे सिलेक्ट करना ही होगा अनलेस देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। लेकिन जनरली आप इन 6 सब्जेक्ट्स में से कोई ना कोई एक सिलेक्ट करेंगे। तो इन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से आ रहे हैं। मेरा उनके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस, मेरी उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि वो सब्जेक्ट ये लोग रखें। अगर आपने एमफिल किया हुआ है फिजिक्स में, तो आप क्यों नहीं रखें फिजिक्स, मतलब व्हाई वुड यू गो फॉर इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो अगर आपको वो कर, क्योंकि अगर फिजिक्स का पेपर बुरा भी आ जाता है, अगर और आपने एमफिल किया फिजिक्स में, तो आपको वो इन द एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। तो आप ये नहीं कि आपने फिजिक्स का बैकग्राउंड है, जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग कि नहीं यार फिजिक्स में तो मार्क्स नहीं आते, तो ये है वो है, तो मैं इंटरनेशनल रिलेशन रख लेता हूँ क्योंकि सब रख रहे हैं, तो ठीक है, उस पर कॉन्टेंट भी मिल जाएगा। आपका फिजिक्स का बैकग्राउंड है, आपने कभी इंटरनेशनल रिलेशंस को खोल कर पढ़ा नहीं है, तो व्हाई वुड यू मेक सच अ मिस्टेक एंड गो फॉर इट। और अगर इन सब्जेक्ट्स में मुझे सिलेक्ट भी करना पड़े, और मेरा ऐसा फॉर एग्जांपल, हालांकि ऐसा रेयरली होता है कि आपके अंडर ग्रेड या ग्रेजुएशन में आपने कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड ना है इससे, लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है और आपका बहुत जनरल बैकग्राउंड है, तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आईआर के बजाय आप पॉलिटिकल साइंस रख लें। पॉलिटिकल साइंस का बहुत एक्सपेक्टेड पेपर होता है, हमेशा की तरह बहुत, इनफैक्ट वो लेंथी आपको बहुत लगेगा कि आईआर छोटा लग रहा है मुझे, लेकिन पॉलिटिकल साइंस जो है वो लेंथी है बहुत, ये है इसमें। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में बेसिक बेसिक चीजें हैं। आपको अगर फिलोसफर भी हैं तो आप उनकी 1-2 पेजेस आप एक फिलोसफर पे अगर इफ यू आर एबल टू कंपाइल द कंटेंट, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और वो टिपिकल से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं थ्रू आउट, मतलब मैं तो यही पिछले 10 साल से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टिन्यूसली एक रिपीटेड पेपर आ रहा है। तो कंपैरेटिवली ये बहुत आसान पेपर है, और आईआर का हर साल नया पेपर आता है, और उसमें इतना एनालिसिस चाहिए आपको, और आपका नॉलेज इतना वाइड होना चाहिए। आई बिलीव कि अगर इन सारे 200 मार्क्स के सब्जेक्ट में कोई मुश्किल पेपर है तो इंटरनेशनल रिलेशन का है। और मेरा आई हैव स्टडीड इंटरनेशनल रिलेशन, मेरा मास्टर्स था, मेरा मेजर पॉलिटिकल साइंस था, और इंटरनेशनल रिलेशंस के कोई मैंने 5-6 सब्जेक्ट्स पढ़े थे, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है इन सब सब्जेक्ट्स में से मुश्किल है। तो अगर मतलब मुझे चूज करना पड़े कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है 200 मार्क्स के सब्जेक्ट में, तो मेरा ओवर द इयर्स जो एक्सपीरियंस है, आई स्ट्रांगली बिलीव कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। ये बहुत हाई स्कोरिंग रहा है थ्रू आउट द टाइम, और इसमें लोगों के मैंने 190 180 सब्जेक्ट मार्क्स लेते हुए देखे, जबकि पॉलिटिकल साइंस इवन इट इज कंपैरेटिवली इजियर देन दैट, उसमें आपके मैक्सिमम यू कैन गो इज 140 150। I don't believe कि anybody has crossed that. Somebody might have gone up till 160, but that's it. जबकि accounting and auditing 190 195, तो वहां तक लोग गए हैं। क्योंकि और जिनका मैं कहती हूँ कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का बैकग्राउंड है ना, उन्हें तो कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। ये सब्जेक्ट हर कीमत पे रखें, कोई जितना आपको रोक ले, दिस इज वर्थ इट, क्योंकि इसमें आपके नंबर आ सकते हैं।
अच्छा, और सेकेंडली फिर मैं एक और ग्रुप पे आ जाऊंगी, ये जो हिस्ट्रीज का ग्रुप है, मैं 3-4 ग्रुप्स को मेंशन करूंगी, बाकी आपका Q&A सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे जो चीजें भी रह गई। अच्छा, अब हिस्ट्रीज का ये है कि यूएस हिस्ट्री पे आ जाए। अच्छा, अब ये है, हो सकता है कि यूएस हिस्ट्री टारगेट भी हो जाए एक साल और एक कभी ना भी हो। तो मैं एक तो ये कहूंगी कि टारगेट बेस्ड वाले के माइंडसेट से ना, कि कौन सा सब्जेक्ट इस साल टारगेट हो रहा है, इससे बिल्कुल कोई सब्जेक्ट डिसाइड ना करें। जस्ट गो फॉर इट। टारगेट होना हो तो वो आपकी किस्मत, आपके नसीब की बात है। बाकी ऐसा हो नहीं सकता कि कोई सब्जेक्ट, क्योंकि इतने ज्यादा सब्जेक्ट अब तो टारगेट होने लगे हैं। मुझे तो अब लगता है कि सीएसएस का हर सब्जेक्ट ही टारगेट हो रहा है ओवर द इयर्स, अब जो ट्रेंड बन रहा है। तो आप बस ये रखें कि आप, अगर वो टारगेट भी हो रहा है तो आप उसको सरवाइव कर सकें, बस इतना आपको होना चाहिए। अब यूएस हिस्ट्री पे आ जाते हैं, हिस्ट्री वाले पे क्वेश्चन पे आ गए हो। तो यूएस हिस्ट्री कंसाइज है, इंटरेस्टिंग है, और इसका मोस्टली आपको कंटेंट आराम से मार्केट से मिल जाएगा। फिर आते हैं ईयू हिस्ट्री पे, यूरोपियन हिस्ट्री, जो मैं हमेशा बड़ा प्रेफर कर रही होती हूँ लोग रखें यूरोपियन हिस्ट्री। अच्छा, यूरोपियन हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री एक जैसा ही तकरीबन मुझे लगता है सब्जेक्ट है, दोनों लेंथी, लेकिन इनका यूएस हिस्ट्री का जो पेपर है अब थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ओवर द टाइम। अब इस बार जो 2022 का 2023 के पेपर थे, वो टिपिकली जो यूएस हिस्ट्री के पेपर होते हैं उससे टफ थे। और ईयू हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री का ये है, आपको थोड़े इजी पेपर आएंगे। ये लेंथी तो बहुत है, मैं समझती हूँ यूरोपियन हिस्ट्री बहुत लेंथी है, लेकिन इनके पेपर बहुत इजी आते हैं। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ रहे होते हैं, होता एनालिसिस है लेकिन इजी पेपर है। और इनका ये है यूरोपियन हिस्ट्री का और ब्रिटिश हिस्ट्री का, इसका कंटेंट इतना अवेलेबल मार्केट में नहीं जितना यूएस हिस्ट्री का कॉम्पैक्ट एक पूरी आपको बुक्स मिल रही हैं जो बिल्कुल ही समराइज्ड वर्जन है। तो ये फर्क है यूएस हिस्ट्री का और यूरोपियन हिस्ट्री का। बाकी ईयू हिस्ट्री में और ब्रिटिश हिस्ट्री में एवरेज नंबर आते हैं, बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स ये भी नहीं। ये नहीं कि आप ईयू हिस्ट्री रखा है तो आपके 80 तक आराम से पहुंच जाएंगे, इतना आराम से लेना नंबर इसमें आसान नहीं है, तो इसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी इंडो पाक हिस्ट्री की मैं बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, लेकिन कंटेंट इसका अवेलेबल है, ये लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है, और ये एक दो और सब्जेक्ट्स के साथ कंपैटिबल भी है। तो आप इंडो पाक हिस्ट्री अगर रखना चाहते हो, वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप रखो, अगर आप किसी और ऑप्शन पे जा सकते हो तो गो फॉर इट। मतलब इट इज मच बेटर कि आप यूएस हिस्ट्री रख लो बजाय कि आप इंडो पाक हिस्ट्री के, क्योंकि इसका ये बहुत लेंथी और इट गेट्स वेरी टायरिंग। आई डोंट नो, इट गेट्स बोरिंग टू। अगर लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, आपने इंडो पाक हिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो फिर तो आपके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और सब्जेक्ट है, मैं रिसेंटली इसको देख रही थी, ये है इस्लामिक कल्चर इन हिस्ट्री। ये एक इस्लामिक स्टडीज के साथ जाते हैं, ये बहुत लेंथी है और इसका कंटेंट भी काफी कम है। तो ये भी इस्लामिक कल्चर एंड हिस्ट्री भी वही लोग रखें जिनका बैकग्राउंड है, क्योंकि उनके पास कंटेंट होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। तो और जो जिसका बैकग्राउंड नहीं है वो इस सब्जेक्ट को अवॉइड करें। अच्छा, एक और मैं ग्रुप डिस्कस करूंगी, वो है लॉज वाला। ये लॉज वाला जो ग्रुप है, इसमें आ जाता है आई लॉ। आई लॉ अक्सर लोग रख रहे होते हैं, आया जिन्होंने आया रखा हुआ है वो इंटरनेशनल लॉ रख रहे होते हैं। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पहले तो हाई स्कोरिंग था, अब ये भी बहुत एवरेज सब्जेक्ट बन चुका है। लेकिन ये भी जिस तरह इंटरनेशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी एवरेज स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो जो लोग पॉलिटिकल साइंस रख रहे हैं, उनको अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रखना चाहते हैं तो आई थिंक इट मेक्स अ गुड कॉम्बो। और जो आईआर रख रहे हैं वो इंटरनेशनल लॉ रख रहे हैं। बाकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वालों को मेरा ये है कि वो मर्केंटाइल लॉ रख लें। अच्छा, एक और सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी। लोग हमेशा इसके बारे में बड़ा पूछ रहे होते हैं, क्रिमिनोलॉजी का क्या करें। क्रिमिनोलॉजी पहले बहुत हाई स्कोरिंग था, अब रिसेंटली क्रिमिनोलॉजी भी इतना हाई स्कोरिंग नहीं रहा। मतलब इफ यू आर पुटिंग एफर्ट तो फिर आपको नंबर आ रहे हैं जितनी आपको बाकी, ये मतलब जो लॉ के सब्जेक्ट्स है तकरीबन सारे एवरेज स्कोरिंग है सब्जेक्ट्स बन चुके हैं। तो आप वही चूज करें जो आपका 200 मार्क्स का सब्जेक्ट हो और उसके साथ वो कंपैटिबल हो रहा हो, फिर आप लॉ के सब्जेक्ट्स रखें उसको देख के। अच्छा, एक और है जो मेरा सबसे फेवरेट पोर्शन है और जिसका स्कोरिंग ट्रेंड भी हमेशा बहुत अच्छा रहा है। पेपर थोड़े थोड़े से पंजाबी के टफ आ रहे हैं, और लेकिन ये लैंग्वेजेस का जो पोर्शन है ना, लैंग्वेज अगर आपकी थोड़ी सी भी, इफ यू आर इनटू सूफी पोएट्री एंड ऑल दैट, आई डोंट नो, आई एम श्योर आप लोगों में से कुछ लोग सिंधी और सूबों के भी होंगे।
तो आपके लिए बेहतर है कि जो आपकी लैंग्वेज, अगर आप इफ यू आर गुड इन पश्तो आप पश्तो रख लें, इफ यू आर गुड इन सिंधी, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट है तो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट अगर आप रख सकते हैं तो जरूर रखें। ये बहुत हाई स्कोरिंग है और आई बिलीव इट इज कंपैरेटिवली अ वेरी इजी सब्जेक्ट। और इजी मतलब अगर आपने बिल्कुल ही आपका बैकग्राउंड नहीं है तो 20 दिन आपको लग जाएंगे। और इस पे तो अब काफी कंटेंट भी अवेलेबल है। और अगर आपने नंबर ज्यादा अच्छे लेने के लिए यू आर रियली इनटू इट तो आप ये वाला सब्जेक्ट जरूर रखें। बाकी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत जरूरी है होना। अगर आपका बैकग्राउंड है रखें, और अगर नहीं है तो प्लीज मत रखें। जैसे मैथ्स है, स्टैट्स है, इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है। इवन मैं तो मेरा ये बिलीव है कि जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी, ये भी अगर आपने कुछ पहले पढ़ा है तो गो फॉर इट, नहीं तो ट्राई करें कि आप इन सब्जेक्ट्स को भी अवॉइड कर लें। क्योंकि एक तो सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और जियोलॉजी लो स्कोरिंग है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। और इनका बैकग्राउंड होगा तो ही आप थोड़ा बहुत स्कोर कर सकेंगे, वरना नहीं। और ये इसकी बहुत ज़रूरी है कि आप एजुकेशनल बैकग्राउंड रखते। बाकी ये सॉर्ट ऑफ लो स्कोरिंग भी हो सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर इज लो स्कोरिंग, इवन उर्दू लिटरेचर इज लो स्कोरिंग। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड है, यू लाइक इट, तो गो फॉर इट। अगर आपके पास दूसरी ऑप्शन है तो वो चूज कर लें। बाकी दिस इज इट फ्रॉम माई साइड इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग। अगर कोई मैंने चीज़ मिस कर दी है प्लीज लेट मी नो। कोई सब्जेक्ट मिस कर दिया, मेरे पास जो नॉलेज अवेलेबल है मैं उस पर आपको जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगी। और लेट्स मूव ऑन टू द Q&A सेशन, ताकि आप लोग के मैं क्वेश्चंस के जवाब दे सकूं, बिकॉज इट इज मोर लाइक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन देन लेक्चर। ओके फातिमा, दोज वर सम ग्रेट एडवाइसेस। हम ऑडियंस के क्वेश्चंस की तरफ भी चलेंगे। आप लोगों के जो भी आप हमें चैट में बता दें और हम जो है वो फातिमा से उनके आंसर्स ले लेते हैं। फातिमा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि कैन कमीशन ऑफिसर्स ऑफ पाक आर्मी कैन CSS एग्जाम लाइक एट रैंक ऑफ कैप्टन और या देयर इज एनी स्पेशल कोटा? जो आर्मी के लोग हैं वो बिल्कुल CSS का एग्जाम दे सकते हैं। इनफैक्ट CSS का एक प्रोसीजर है, बिल्कुल उनको इनफैक्ट एग्जाम्स भी नहीं देने पढ़ने होते, वो डायरेक्ट आ सकते हैं आर्मी के थ्रू। मुझे एग्जैक्टली इसके प्रोसीजर का नहीं पता, लेकिन आर्मी ऑफिसर्स के लिए कोटा होता है। और मोस्ट ऑफ और वो 3 सर्विसेज, जो टॉप 3 सर्विसेज हैं उसी में आ सकते हैं। एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान और फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। तो ये 3 टॉप ग्रुप्स पे डायरेक्ट कैप्टन जो हैं वो एग्जाम आई थिंक उनका नहीं होता, सिर्फ इंटरव्यू देके दे कैन जॉइन द सिविल सर्विस। Okay, I would like to say that everybody feel free to ask any questions. Do not hesitate. Okay, we have another question by Abbas Heather. He wants to ask most of the aspirants face difficulty in starting of the CSS journey. Can you enlighten us with experience how you started it? आपने CSS की जर्नी कैसे स्टार्ट की, कैसे सोचा CSS करना है, तो थोड़ा अपने इस बारे में शेयर कर दें। अच्छा, आई वाज इन 8th grade व्हेन आई डिसाइडेड कि मैंने CSS करना है। तो मेरा बहुत पहले से माइंड बन चुका था। वैसे तो मैं कुछ और करना चाहती थी, लेकिन CSS वाज अमंग लाइक वन ऑप्शन के अगर ठीक है दिस फेल्स तो आई विल डू CSS। so that failed probably and I had to do CSS। तो मेरा जब तक मैं 12th grade में थी तो I was very sure कि अब मैंने CSS करना है। तो इसीलिए मैं जब यूनिवर्सिटी में गई तो I chose political science as my majors, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी इन्हीं चीज़ों में था, सोशल साइंसेज में। और मुझे फिर जब यूनिवर्सिटी में, इनफैक्ट जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में गई तो उसी साल ही वो पॉलिटिकल साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो मेरे लिए CSS जर्नी वाज लाइक कि मैंने ये करना ही करना है। तो जब मैंने द डे आई ग्रेजुएटेड आई रिमेम्बर 2 days की ब्रेक भी नहीं दी मैंने, एक दिन के फौरन बाद। मतलब आई थिंक आई ग्रेजुएटेड ऑन 28 अप्रैल 2015 और 1 मई से मैंने तैयारी शुरू कर दी कि मैंने अब करना है CSS। तो आई वॉज दैट पैशनेट। तो मेरे लिए मैंने गलतियां बहुत ज्यादा की, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ा कुछ सब्जेक्ट्स पे और कुछ सब्जेक्ट्स पे बहुत कम पढ़ा। लेकिन सिंस आई वाज वेरी श्योर कि मैंने एक चीज करनी है, तो आई जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट कि लेट्स जस्ट डू इट, जस्ट डेल्व इनटू इट, जो भी होगा देखा जाएगा। तो आई बिलीव कि जर्नी तभी स्टार्ट होता है, यू जस्ट हैव टू पुट योर
foot in it. You just go into it. आपने सोचना नहीं है ज्यादा, एक चीज करनी है तो करनी है, ज्यादा उस पे परेशान नहीं होना. Just do it and then we will see कि क्या आता है और क्या नहीं. आई होप अब्बास सदर आपको आपका आंसर मिल गया हो. नेक्स्ट राना बिलावल पूछ रहे हैं दैट ही हैज डन एमएससी मैथमेटिक्स, कैन ही टेक मैथ और स्टैट सब्जेक्ट्स? Yes, sure, he can. Maths और stats आप दोनों रख लो. If you are good in it और आप confident हो, you can do it, go for both subjects. अगर आपका बैकग्राउंड है, आपने अच्छा स्कोर किया है and you are generally good in it, तो मैथ्स और स्टैट्स आप रख लो सेकंड ग्रुप से. दोनों सब्जेक्ट्स आप रख सकते हो. Okay, Habib का question है that the question comes in paper for 5 number, how we can answer and how many words we write? 5 numbers? I don't understand the question. 5 numbers का कौन सा क्वेश्चन होता है? एक पेपर है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उसमें 5 numbers के क्वेश्चन होते हैं, या इंग्लिश प्रेसी के पेपर में 5 number के क्वेश्चन होते हैं. अदरवाइज बाकी 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो आपके दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट स्पेशली. तो 20 आपके पास 5 ऑप्शंस होती हैं, 5 और उसमें से 5 to 6 ऑप्शंस होती हैं, और उसमें यू हैव टू अटेम्प्ट. आई गेस आई हैव फॉरगॉटन, मुझे इतना टाइम हो गया कि मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं वो भी भूल गए. आई थिंक यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चन, और इनफैक्ट सॉरी 7 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस. 5 out of 7 होती है ऑप्शन. तो 20 मार्क्स का एक ईच होता है, या 4 क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ 7, तो 20 मार्क्स का होता है डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल पंजाबी का है तो वो ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं 15 मार्क्स के. बाकी मोस्ट सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो आपको वो अकॉर्डिंगली ज्यादातर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं, और वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं. 5 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ जनरल साइंस एंड एबिलिटी में होता है, या उसमें वो भी एक होलसम क्वेश्चन होता है जिसके 4 पार्ट्स होते हैं, 5-5 नंबरों के. फातिमा फिर बता दें कि मतलब हम कितने जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही ईशा. सिंह के आपको क्या लगता है मतलब कितने वर्ड्स का एक आंसर होना चाहिए कि वो 20 नंबर्स को जो है वो उसके साथ जस्टिफाई कर दे कि 20 नंबर्स आपके आ जाएं, या मतलब जितने भी मैक्सिमम नंबर 20 में से आपके क्वेश्चन में आते, कितने वर्ड्स का आपको लगता है या कितने पेजेस का एक आंसर होना चाहिए? मैंने जो जनरली देखा है, अब मैं अपना सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से नहीं कहूँगी, मैंने भी इस पे काफी रिसर्च किया कि कितने पेजेस लिखने चाहिए. अब कुछ लोग जो है वो खुला खुला लिखते हैं, उनके आप वो 10-10 पेजेस भर देते हैं, लेकिन उनके एक पेज पे इतना इतना कम लिखा हुआ होता है कि वो इतना खुला खुला लिखा होता है कि मेरे वो 2 पेजेस बन जाए, अगर वो मतलब सॉरी मेरा एक पेज बन जाए जितने उनके 3-4 पेजेस होते हैं. तो आप डिपेंड करता है आप पहले लिखते किस तरह का. बाकी अगर आप नॉर्मल एवरेज आपका जो है राइटिंग स्टाइल है, और आप बहुत खुला भी नहीं लिखते और बहुत कॉम्पैक्ट भी नहीं लिखते, तो उसका ये है कि कम से कम 6 to 7 पेजेस आप लिखो. आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि यू आर एबल टू राइट 6 to 7 पेजेस, और फिर आपकी राइटिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप उसको मैनेज कर सको. ये मेरे लिए आइडियल आंसर है. बाकी एज फार एज आई एम कंसर्न, तो मैं 4 to 5 पेजेस लिखती थी, क्योंकि मैं बहुत तंग लिखती थी, इतना और वैसे मेरी राइटिंग स्पीड भी कंपैरेटिवली स्लो थी. बाकी और जो मैंने कुछ टॉपर्स का सुना है जिन्होंने टॉप किया पूरे सीएसएस में, दे टोल्ड मी दैट दे रोट 10 to 15 पेजेस. मतलब ज्यादा भी लिखते हैं, और लेकिन उनका फिर कंटेंट ये नहीं था कि दे वर जस्ट राइटिंग क्रैप. उनका आंसर भी रेलेवेंट था. ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके जरूरी नहीं होता कि आप 10-15 पेजेस भर रहे हो, लेकिन अगर आपका रेलेवेंट आंसर है एंड यू आर वेरी वेरी गुड इन इट, तो इफ यू कैन गो टू 10, अगर आपकी राइटिंग स्पीड एंड यू कैन इजीली राइट, वरना आई थिंक 5 to 6 to maximum 7 pages your answer would suffice. and if it is relevant and it is to the point, तो अगर आप 5 to 6 पेजेस भी लिख रहे हो तो आप बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो उसमें, as long as you are relevant and you are answering the question. बाकी अगर आपने irrelevant लिखना है तो बेशक आप 20 पेजेस भी लिख लो, तो आपका आंसर ही irrelevant है, तो it doesn't make any difference. जी बिल्कुल. और पेजेस में आई मीन साइड्स, नॉट जी बोथ साइड्स. चलें, सही है.
Okay, Abbas Haider का question है, should we prepare compulsory first or we should prepare all the subjects together if we have 8 to 9 months? If you have 8 to 9 months, I believe कि आप इस तरह करो कि इंग्लिश की आप तैयारी शुरू कर दो। इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है, एक तो वो टारगेट होते हैं और मोस्टली उसी में लोग फेल और पास हो रहे होते हैं, बाकी सब्जेक्ट सबके तकरीबन क्लियर हो जाते हैं और या तो वो इंग्लिश प्रेसी में फेल हो रहे होते हैं, एस्से में, या दोनों में फेल हो जाते हैं। तो इंग्लिश आप साथ साथ करो, पहले आप कंपल्सरी कर लो 3-4 महीने, 3 महीने फॉर एग्जाम्पल, और 3 महीने आप ऑप्शनल्स कर लो। इंग्लिश बिल्कुल रोज तकरीबन या हफ्ते में 1-2 दिन आप इंग्लिश को दे दो कि ये सिर्फ मेरे इंग्लिश वाले दिन है, और बल्कि मैं तो कहती हूँ कि रोज ही थोड़ा बहुत आप इंग्लिश को टाइम दे दो। एस्से के लिए आप 1 दिन रख लो और बाकी पहले 3 महीने आप कंपल्सरी की तैयारी कर लो, बाकी 3 महीने जो है आप ऑप्शनल्स की तैयारी कर लो, बाकी जो आखिरी 8-9 2-3 महीने बचे उसमें आप रिविजन करो। मैं तो ये समझती हूँ कि ये ज्यादा अच्छा तरीका है तैयारी करने का। चलें, अगर किसी और का कोई भी क्वेश्चन है तो वो हमें सेंड कर सकता है। आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो CSS के रिगार्डिंग, तो आप वो पूछ सकते हैं यहाँ पे। कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया था, मैं उनको दोबारा से बता दूं कि ये जो वेबिनार है ये एक कंटिन्यूटी है हमारे CSS मेंटोरशिप प्रोग्राम की। लास्ट वीक एक हमारा इंट्रोडक्टरी वेबिनार हुआ था जिसमें हमारे बाकी मेंटोर्स ने और फातिमा ने जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया था, अपनी CSS स्टोरी और अपना एक्सपीरियंस CSS का वो आपके साथ शेयर किया था। और अगर आप लोगों ने वो वेबिनार नहीं ज्वाइन किया था और आप लोग चाहते हैं कि आप वो वेबिनार देखें, तो आप हमारे YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं, ताबीर एकेडमी ऑफिशियल, और आप वो वेबिनार वहां पे चेक कर सकते हैं। तो ओके, देयर इज अनदर क्वेश्चन। जी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज लेट्स मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वेबिनार। आई थिंक दैट्स इट। तो फातिमा, थैंक यू सो मच आज के वेबिनार के लिए, और आई होप ऑडियंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्यूरीज हैं, वो उनको उनका सोल्यूशन मिल गया हो। कल इसी टाइम पे 1 बजे हमारा फिर से एक वेबिनार हो रहा है CSS स्क्रीनिंग टेस्ट के टॉपिक पे, जो कि करवा रहे हैं अबू बकर पाशा। ही इज 3 times CSS qualified. So we would ask you to join that too. You can get the link from our Instagram or Facebook page, or you can call and message us on WhatsApp. Thank you so much, everyone. Have a nice day.